हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो आज हम सीजीएल मेंस के लिए एक और इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। और आप सबके कमेंट्स आए थे कि मैम आप टेक्स्ट बुक से टेस्ट अटेम्प्ट करना, क्योंकि वहाँ पे इस बार लेवल अच्छा है ऑली बोर्ड के कंपैरिजन में। तो टेक्स्ट बुक के अंदर भी हमने एडवांस्ड का जो फुल मॉक टेस्ट है फर्स्ट उसको लिया है। और इसका मैं सेक्शन 1 स्किप करूँगी और सेक्शन 2 पे डायरेक्टली हम जंप करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इंग्लिश अटेम्प्ट करना है। तो अभी मुझे नहीं पता कि इसमें इंग्लिश का लेवल कैसा रहेगा, देखते हैं। और आई थिंक पूरा 1 आवर कंप्लीटली कंज़्यूम हो जाएगा, क्योंकि मुझे साथ-साथ एक्सप्लेन करना होता है और फिर साथ-साथ मैं बोल के अटेम्प्ट कर रही हूँ, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और आज संडे था, तो मुझे लगा कि आज हिम्मत करके एक वीडियो डाल ही देनी चाहिए एटलीस्ट। एंड आई एम थिंकिंग कि अभी शायद मेंस की जो डेट है वो एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि एज़ यू नो कि प्रीलिम्स का जो रिज़ल्ट है उसमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं, तो वो भी रिवाइज़ होने की प्रोबेबिलिटी है। शुभम सर की वीडियो आप सबने देखी होगी। उन्होंने बोला था कि अगर एसएससी अपने आप से रिवाइज़ नहीं करती है, तो वो कुछ ना कुछ लीगल एक्शन लेंगे। और ऐसी सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि शायद मेंस 18 को ना हो, बट कुछ नहीं कह सकते। अगर नहीं होगा तो बहुत बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि मैं खुद ऐसे बंदों को जानती हूँ, मेरे खुद के फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको नहीं पता था कि उनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है और उनकी सिटी इंटीमेशन आ गई है। सोचो आप उनके साथ क्या, मतलब उनका क्या मेंटल प्रेशर रहा होगा अभी, कि 5 दिन के अंदर अभी क्या-क्या रिवाइज़ कर ले, वो कैसे मेंस के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं 5-7 दिन के अंदर। पिछले 1 महीने से वो ऐसे ही बैठे थे कि उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ। और अभी भी उनका क्या है कि लिस्ट में नेम नहीं है, लेकिन उनका सिटी इंटीमेशन आ गया है, उनका एडमिट कार्ड भी रिलीज़ होगा, देखना। तो ये सब चीज़ें तो एसएससी को ठीक करनी चाहिए बिल्कुल। और अगर ये सब चीज़ें ठीक करेंगे तो टाइम लगेगा चीज़ों में, तो शायद मेंस एक्सटेंड होगा, बट हमें तो यही मान के चलना है कि 18 को ही है, जब तक ऑफ़िशियली कुछ नहीं आ जाता। तो ठीक है, देखते हैं, ये सारी चीज़ें तो अनसर्टेन ही हैं। हम अपना इंग्लिश के टेस्ट पे फ़ोकस करते हैं अभी। तो देखो, एक तो ऐसे बच्चे जिनको इंग्लिश में एक्यूरेसी की दिक्कत है, उनको लगता है कि बाद में मॉक सबमिट होने के बाद उनको लग रहा है कि ये क्वेश्चन ठीक हो सकता था। तो आप ना थोड़ा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक़्त अवेयर रहो। सारे ऑप्शंस को आप उस ब्लैंक में या जो भी क्वेश्चन है उसको फिट करके देखो। आप एलिमिनेट करो, उस क्वेश्चन की सेंस को समझो। ऐसे ही सिर्फ़ पढ़ के आपको जो ठीक लग रहा है, वो आप बाद में जाओ, पहले आपके दिमाग के पूरे ऐसे घोड़े दौड़ाने हैं आपको कि इसका मीनिंग क्या है, ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, ठीक है? बिल्कुल ऐसे अंदर से 100% आपको फीलिंग आए ना कि यही आंसर है, तब आप आगे बढ़ोगे, ओके? तो ठीक है, अभी शुरू करते हैं हम टेस्ट को। इंग्लिश में हमें चाहिए, मेरे पास नेटवर्क की थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है। सबमिट सेक्शन करना पड़ेगा ना? यस, ओके, यस, इंग्लिश आ गया हमारे पास। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, शी इज सो डैश इन हर बिलीव्स दैट नो वन कैन चेंज हर माइंड। ओके, वो अपने बिलीव्स में इतनी पक्की है कि कोई उसका दिमाग नहीं बदल सकता। शी इज सो अगेंस्ट एडामेंट या रेजोल्यूट। देखो, एडामेंट तो घमंडी होता है, बिलीव्स में घमंडी नहीं हो सकते, तो रेजोल्यूट होना चाहिए, दृढ़ निश्चय। अगेंस्ट का मीनिंग मुझे नहीं समझ आ रहा है, और ए एंड सी भी है यहाँ पे। शी इज सो अगेंस्ट इन हर बिलीव्स या शी इज सो रेजोल्यूट। देखो, ओनली यस हो गया, हमारा आंसर ही आ गया। बी तो होगा ही नहीं, अगर बी को एलिमिनेट कर रहे हैं तो बी सी गया। ओनली ए है नहीं, रेजोल्यूट के लिए तो हम श्योर हैं, शी इज सो रेजोल्यूट इन हर बिलीव्स, ये तो पक्का आएगा। तो ए एंड सी हो गया ना, ऐसे ही आंसर आ जाता है एलिमिनेशन से। माई फ्रेंड सेड टू मी, हैव यू कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट? माई फ्रेंड आस्क्ड मी वेदर आई हैड कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, वेदर यू हैव completed your project. नो नो नो, सॉरी सॉरी, आस्क्ड मी दैट, आस्क्ड मी के बाद दैट नहीं आएगा, या तो इफ आएगा या वेदर आएगा। वेदर आई हैड कंप्लीटेड, यू का यू क्यों है, ये फालतू में कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। माई फ्रेंड आस्क्ड मी वेदर आई हैड कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। यस, हमें क्या बताना है इसमें, आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट इज द एंटोनिम ऑफ ऑल 3 हाइलाइटेड वर्ड्स। ओके, डिनाइल, रिजेक्शन और रिफ्यूजल, 3 हाइलाइटेड वर्ड हैं, इनका एंटोनिम। तो इनका एंटोनिम तो अप्रूवल हो गया, डिक्लाइन, निगेशन तो खुद नेगेटिव, विड्रॉ करना भी मतलब किसी एग्रीमेंट से निकल जाना, अप्रूव करना, अप्रूव हो गया। करेक्टली स्पेल्ट वर्ड हमें देखना है। ओके, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सबके गलत मिलते हैं, लेकिन मैंने भी ये वर्ड नहीं सुना हुआ, रिकोशेट क्या है ये?
लेकिन थोड़ा-सा कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। देखो आर जो डी ऑप्शन है RIKO ये तो तुम हटा दो क्योंकि वो 3 एक जैसे हैं तो चांसेस उन्हीं में हैं ज़्यादा। अभी 1 और सी में डबल सी है, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा-सा चलना पड़ेगा हमें रिकोशेट शेट RICCOSET चलो इसका अभी कुछ भी नहीं पता पर मुझे थोड़ा-सा देख के ना ऑप्शन बी ठीक लग रहा है, इसको मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखते हैं, बाद में देखेंगे। ओके एरर फाइंड आउट करना है हमें। सम पीपल कुड राइट वेल व्हाइल अदर्स डिड नॉट थोड़ी आएगा, अदर्स कुड नॉट आना चाहिए ना। या फिर अगर हम किसी की एबिलिटी बता रहे हैं कुड से, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कुड से हम हमेशा पास्ट में ही बोलेंगे, हम प्रेजेंट में भी बोल सकते हैं किसी की एबिलिटी को शो करने के लिए। सम पीपल कुड राइट वेल व्हाइल अदर्स कुड नॉट। हाँ कुड नॉट आना चाहिए, डिड नॉट एबिलिटी को थोड़ी दिखाएगा, तो सी होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं एक बार मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ इसको। हमें क्या करना है, प्रोज एंड कॉन्स का हमें फ्रेज का मीनिंग बताना है। यू शुड वे ऑल द प्रोज एंड कॉन्स बिफोर एक्सेप्टिंग हिज ऑफर। तो प्रोज एंड कॉन्स क्या है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, फॉर एंड अगेंस्ट, ए बी। हाँ प्रोज एंड कॉन्स में तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों ही होगा ना। प्रोज पॉजिटिव कॉन्स नेगेटिव एंड या फिर फॉर एंड अगेंस्ट। देखो ए बी सी अगर मैं तीनों के साथ जाऊं तो ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है। ओनली ए नहीं होगा, ओनली बी नहीं होगा। बोथ ए एंड सी का क्या मतलब है, एडवांटेजेस थोड़ी है सिर्फ, प्रोज एंड कॉन्स। फोर एंड अगेंस्ट तो ठीक है, तो इसके ऑप्शंस के हिसाब से तो ओनली सी हो गया, फोर एंड अगेंस्ट, किसी चीज़ के फेवर में और उसकी अगेंस्ट भी। लेकिन हम इसको थोड़ा ड्रैग करके एडवांटेज और डिसएडवांटेज में भी बोल सकते थे, बट ठीक है ऑप्शन के अकॉर्डिंग ओनली सी रहेगा फिर। द डॉक्टर एडवाइज्ड यू शुड गेट रेगुलर चेकअप्स। द डॉक्टर एडवाइज्ड दैट आई शुड गेट रेगुलर चेकअप्स। यस शुड का कोई पास्ट नहीं होगा ना यहाँ पे। यू शुड गेट, यस यू आई शुड गेट रेगुलर चेकअप्स। कॉल इट अ डे क्या होता है, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, स्टार्टेड अ न्यू जॉब, ऑन अ न्यू स्किल, डिसाइड टू रिवाइज। नो देखो सी ऑप्शन में जो ये ऑन वर्ब है ना, इसको सीख लेना, ऑन अ न्यू स्किल, बट स्टॉप्ड वर्किंग ऑन समथिंग ये आएगा हमारे यहाँ पे। तो इंदिरा गांधी हैड ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हर डैश एज अ नेचुरलिस्ट व्हेन शी स्पोक एट स्टॉकहोम। इंदिरा गांधी हैड ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हर, क्या स्टैब्लिश कर दिया उन्होंने ऑलरेडी अपना, कि वो एक नेचुरलिस्ट हैं जब उन्होंने स्टॉकहोम में बोला। स्टैब्लिश्ड हर इनएप्टीट्यूड नो, हर कंडीशन नो, हर क्रेडेंशियल्स, हर इनकॉम्पिटेंस। यहाँ पे तो पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए ना, इनकॉम्पिटेंस क्यों आएगा। स्टैब्लिश्ड हर कंडीशन, हर क्रेडेंशियल्स एज अ नेचुरलिस्ट, क्रेडेंशियल्स की सेंस आ रही है मुझे, तो इनएप्टीट्यूड नेगेटिव वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा। और अपनी कंडीशन क्या स्टैब्लिश कर दी, कंडीशन तो नहीं हुई ये। हर क्रेडेंशियल्स कि वो क्या हैं, वो एक नेचुरलिस्ट हैं। प्रोबेबली बिल्कुल नहीं, प्रोबेबली तो क्या 99% यही होना चाहिए, बट फिर भी चलो, जब तक ऐसे 100% फीलिंग नहीं आएगी हम थोड़ा सा उसको एक बार दोबारा देखने की लायक रखेंगे कि हाँ एक बार फिर से एक बार नज़र मारनी है हमें उस पर। पेरुमल हैज़ गिवन अ चैलेंजिंग असाइनमेंट टू द न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स। हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, उसमें टेंस चेंज नहीं होगा। सो अ चैलेंजिंग असाइनमेंट हैज़ बीन गिवन बाय पेरुमल टू द न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स। विल बी गिवन, वॉज गिवन, हैड बीन गिवन नहीं, हैज़ बीन गिवन ठीक है। राधिका एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट लाइफ हैड बिकम रेस्ट। ओके हमें इसमें डायरेक्ट में जाना है। राधिका सैड, देखो एक्सक्लेम किया है तो ये इंटरजेक्शन से स्टार्ट होगा, ओ मतलब इस टाइप के वर्ड से, एल एस इस टाइप से। राधिका सैड ओ व्हाट रेस्ट लाइफ विल बिकम। देखो रेस्ट का मतलब दुखी होना होता है, तो ओ में दुख नहीं है, ओ में सरप्राइज भी हो सकता है, एल एस होगा। राधिका सैड अलास, अलास एल एस कुछ भी बोलो, हाउ रेस्ट लाइफ हैज़ बिकम। दैट लाइफ, हाँ हैज़ का वहाँ पे हैड हो गया, यस करेक्ट है। अलास हाउ लाइफ, हाउ रेस्ट लाइफ हैज़ बिकम, यस। एंटोनिम बताना है हमें हाइलाइटेड वर्ड का, हेस्टी, रैपिड, अर्जेंट मतलब जल्दबाजी में किसी चीज़ को करना, और इमीजिएट तो वही हो गया। डेलिब्रेट तो जानबूझ के करना होता है, डेलिब्रेट एक्शन लेना। वैसे हाँ डेलिब्रेट थोड़ा सोच विचार करके भी होता है, डेलिब्रेशन मतलब डिस्कशन करना। इमीजिएट वही हो गया, क्विक वही हो गया। इम्पल्सिव, इम्पल्सिव मतलब जो अपने इम्पल्स के बेसिस पे, जैसा उसको अंदर से फीलिंग आ रहा है एकदम से रेकलेस होके वैसा ही परफॉर्म कर देना, तो डेलिब्रेट हो गया, थोड़ा सोच विचार करके जो डिसीजन ले। बोल्ड में जो वर्ड है उसका सिनोनिम बताना है, यर्न। यर्न तो लालसा करना होता है किसी चीज़ की, क्रेविंग करना।
तो लॉन्ग्स फॉर भी वही होता है, लेकिन एक बार पढ़ भी लेते हैं। आई मेट रमन ऑन वेंसडे, हिज ब्रदर सेज दैट डिस्पाइट हिज ग्रेट कमर्शियल सक्सेस ही स्टिल यर्न्स फॉर क्रिटिकल अप्रूवल। यस, और यर्न्स फॉर, लॉन्ग्स फॉर, क्रेव फॉर, ये हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन रहता है इनके साथ फॉर। लॉन्ग्स हो गया किसी चीज़ की तीव्र इच्छा करना। आयरन मैन का हमें मीनिंग बताना है। ही लिफ्टेड दैट रियली हैवी बॉल्डर विद ईज, ही इज एन आयरन मैन, मतलब स्ट्रॉन्ग मैन ना। बाय आयरन, अ मैन स्ट्रॉन्ग एज आयरन। यस, अ मैन विद ग्रेट फिजिकल स्ट्रेंथ, तो बी और सी दोनों ही हो गए। ऑप्शन ही नहीं है बी एंड सी, ये क्या बात है। अ मैन स्ट्रॉन्ग एज आयरन, बात तो ठीक है ना कि मतलब आयरन जितना स्ट्रॉन्ग है कोई बंदा, वो एक सेंस में ठीक है, बट अब ये बिल्कुल उसको वैसे भी हो सकता है वैसे मान रहे हो कि बिल्कुल वो आयरन से बिल्कुल एग्जैक्ट फिजिकल कंपैरिजन नहीं है। अ मैन विद ग्रेट फिजिकल स्ट्रेंथ, तो ओनली सी। जैसे बी एंड सी होता तो वही ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहता। द ग्रैंड फादर वॉज अरेस्टेड फॉर ट्राइंग टू डैश हिज ग्रैंड सन अ प्रीजन एस्केपी। ग्रैंड फादर को अरेस्ट कर लिया फॉर ट्राइंग टू, वो हेल्प कर रहे होंगे उनके ग्रैंड सन को, अ प्रिजन एस्केपी, ठीक है। वो ग्रैंडसन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उनका ग्रैंडसन क्या है, एक मतलब जेल से भागा हुआ भगोड़ा है, ठीक है। सो वॉज अरेस्टेड फॉर ट्राइंग टू अबैट इम्ड। देखो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो बी तो नहीं होगा। इम्ड तो वो मुझे वो पास्ट पार्टिसिपल लग रहा है, ईडी लगाया हुआ है उसमें। लॉज, लॉज का क्या मतलब है, फॉर ट्राइंग टू लॉज हिज ग्रैंडसन। अबैट का भी मीनिंग भूल रही हूँ मैं, एक मिनट रुको, अबैट याद करने दो। अबैट मीन्स किसी को किसी क्राइम में हेल्प करना, आई थिंक। दिमाग से फिसल गया बिल्कुल। द ग्रैंड फादर वॉज अरेस्टेड फॉर ट्राइंग टू अबैट हिज ग्रैंड सन अ प्रिजन एस्केप, पर पढ़ के तो ठीक लग रहा है लॉज। मैं ओनली ए के साथ जाती हूँ, सिर्फ अबैट वाला, पर मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखते हैं। चूज द फ्रेजल वर्ब, पोस्टपोन के लिए पुट ऑफ होती है फ्रेजल वर्ब। द मैच वॉज पोस्टपोन, पुट ऑफ, पुट आउट बुझा देना होता है, पुट आउट द कैंडल्स। ओके, ये तो इन्होंने बैंकिंग की तरह पूछ लिया कि अगर आप इसको जम्बल्ड को अरेंज करोगे तो यहाँ पे थर्ड सेंटेंस कौन सा होगा। ठीक है, इसको हम बाद में करेंगे, पहले वन लाइनर करते हैं। द स्टोरीज ऑफ ग्रेट इंडियन रिवोल्यूशनरीज आर बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू अदर लैंग्वेजेस, हमें एक्टिव वॉइस में करना है। सो दे आर ट्रांसलेटिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। दे आर ट्रांसलेटिंग द स्टोरीज ऑफ ग्रेट इंडियन रिवोल्यूशनरीज इनटू अदर लैंग्वेजेस। ही प्रेफर्स कॉफ़ी टू टी, ये हमें इसमें इम्प्रूवमेंट बताना है, तो इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की नीड ही नहीं है, प्रेफर के साथ टू ही आता है, फिक्स प्रपोजिशन। ही प्रेफर्स कॉफ़ी टू टी, नो इम्प्रूवमेंट। ओके, डिटरमाइन विच सेंटेंस करेक्टली यूजेज इट्स हाईलाइटेड वर्ड को वो अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, मार्क इट एज योर आंसर। ओके, हो सकता है हमें सबका मीनिंग ना पता हो, बट किसी किसी का तो जरूर पता होगा, तो मे बी एलिमिनेशन से हो जाए। देखते हैं। लाइफ्स विसिट्यूड्स टीच अस रिजिलियंस। यस, विसिट्यूड्स मतलब आई थिंक डिफिकल्टीज, लाइफ की सफरिंग्स। टीच अस रिजिलियंस, ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी में ए नहीं है, ये भी गया। हिज, नहीं, द पेंटिंग्स सबलाइम ब्यूटी लेफ्ट द व्यूअर्स इन ओ। यस, बिल्कुल ठीक है, सबलाइम मतलब बिल्कुल गहरी, जो एक डीप ब्यूटी थी उसने व्यूअर्स को बिल्कुल सरप्राइज कर दिया, तो बी भी होगा, ए और बी दोनों होने चाहिए, ए सी डी तीनों में है। हिज, ये क्या है, एटाविस्टिक इंस्टिंक्ट्स इमर्ज्ड इन द वाइल्डरनेस। अब एटाविस्टिक तो नहीं पता, कोई नहीं, देखते हैं। द टीचर्स sententious remarks made the lesson dull. ओके, सेंटेंशियस तो वर्ड भाई पहली बार ही सुन रहे हैं, लेकिन सेंटीमेंट से तो रिलेटेड नहीं है कहीं ये। सेंटेंशियस रिमार्क्स, एक बार लास्ट पढ़ते हैं। द एटमोसफियर एट द वेडिंग वॉज रेक्लूसिव, रेक्लूसिव एंड जॉयफुल नहीं, रेक्लूसिव तो उस बंदे को बोलते हैं ना जिसने सब ग्रह त्याग कर दिया, तो मतलब एक तरीके से नेगेटिव सेंस में ही है कि चीज़ों को छोड़ दिया, वो एन्जॉय की सेंस में तो नहीं है। एटमोसफियर एट द वेडिंग वॉज रेक्लूसिव एंड जॉयफुल, रेक्लूसिव जॉयफुल के साथ नहीं जा रहा है, तो ई नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी गया। अब हमें ए और डी में डाउट है, ए बी सी या ए बी सी डी। अच्छा, सी तो मतलब पक्का ठीक है, सी तो अपने आप ही ठीक हो गया, अब सिर्फ डी देखना है हमें। द टीचर सेंटेंशियस रिमार्क्स मेक द लेसन डल,
सेंटीमेंट, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सेंटीमेंट अगर आपने किसी चीज़ में डाल दिए तो वो डल नहीं हो सकता। सेंटेंशियस, आई डोंट थिंक सो, इट इज़ अ नेगेटिव वर्ड, तो मैं इसको पॉजिटिव कोनोटेशन के साथ एज्यूम करते हुए ए बी सी के साथ जाती हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है। गलत भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जिन वर्ड्स का नहीं मालूम उनके साथ हम अपनी फीलिंग्स के साथ एक खेल के उसका आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट तो नहीं हो सकते। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट? लता एंड हर ब्रदर हैव कम टू बाई अ कार। यस, दो बंदे हैं तो हम उसके लिए हैव ही लगाएंगे, वो करेक्ट है। लता अलोंग विद हर ब्रदर हैव कम, ये गलत है, यहाँ पे हैज़ आएगा। लता अलोंग विद हर ब्रदर हैज़ कम टू बाई अ कार, ए सी करेक्ट है। अब बी इनकरेक्ट है, तो बी और सी बच गए ऑप्शन में। बोथ लता एज वेल एज हर ब्रदर हैव कम। हाँ, अब अगर दोनों की ही बात कर रहे हैं हम, ओके, हैव कम टू बाई अ कार, ए और सी तो है हमारा करेक्ट, या फिर ए डी सी। एक मिनट यार, मैं डाउटफुल हो रही हूँ। एज वेल एज के साथ भी वैसे तो जो नियरेस्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, लेकिन जो आगे बोथ लगा दिया ना, उसकी वजह से इसमें दोनों बंदों को हम संबोधित कर रहे हैं, कि हम इस सेंटेंस में दोनों की बात कर रहे हैं। बोथ लता एज वेल एज, मतलब उस एज वेल एज को आप एंड से भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो। बोथ लता एज वेल एज हर ब्रदर हैव कम टू बाई अ कार, तो ए डी सी ही करेक्ट होना चाहिए। ओके, करेक्टली यूज कहाँ पे किया हुआ है इन वर्ड्स का वो देखना है हमें। ही टुक इंड्यूरेट, ही टुक इंड्यूरेट एट द रिपोर्टर्स प्राइंग क्वेश्चंस। द कोच वॉज एनिमेटेड आफ्टर द टीम्स पुअर परफॉर्मेंस। एनिमेटेड तो जिंदा दिल, मतलब खुश मिजाज हो जाता है, तो पुअर परफॉर्मेंस के बाद वो एनिमेटेड कैसे हो सकते हैं? ये तो बी गया, तो सिर्फ सी और डी ही बच गया, लेकिन एक बार फिर और देखते हैं। और ही टुक इंडूरेट में पता है क्या गलत है? इंडूरेट मुझे एक वर्ब लग रही है, उसने क्या लिया, कोई नाउन आएगा ना वहाँ पे, तो ए कैसे हो सकता है? मतलब इंडूरेट कैसे आ सकता है वहाँ पे? वहाँ पे एक नाउन की ज़रूरत है। द चाइल्ड्स ग्वाइललेस नेचर मेड हिम एंडियरिंग। ओके, ग्वाइललेस तो वो हो गया ना कि जो कभी धोखाधड़ी नहीं करता, इनोसेंट बंदा हो गया वो तो, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ तो ठीक है। शी हैड अ प्रिडाइलेक्शन फॉर क्लासिकल म्यूजिक, ये भी बिल्कुल ठीक है। प्रिडाइलेक्शन मतलब किसी चीज़ के लिए फॉन्डिंग होना आपकी, क्लासिकल म्यूजिक के लिए आप, मतलब उसकी तरफ झुकाव है आपका। द स्पीकर ट्राई टू इल्यूमिनेट द रियल इशू विद जार्गन। ये इल्यूमिनेट करना तो वो ज्वलनशील करना होता है किसी चीज़ को। द स्पीकर ट्राइड, यहाँ पे क्या पूछा है? करेक्टली पूछा होगा ना, हाँ, कहीं इनकरेक्टली ना पूछा हो। द स्पीकर ट्राइड टू इल्यूमिनेट द रियल इशू विद जार्गन। ई तो किसी ऑप्शन में भी नहीं दिया इन्होंने, तो ई को तो छोड़ ही दो, हमें भड़क ही क्यों लेनी है, ठीक है या नहीं है? ओके, द कोच वॉज एनिमेटेड आफ्टर द टीम्स पुअर परफॉर्मेंस, ये सेंटेंस हमारा इस क्वेश्चन को ठीक करवाएगा। मेरा जितना दिमाग कह रहा है कि पुअर परफॉर्मेंस के बाद यू कैन नॉट फील एनिमेटेड। एनिमेटेड मतलब जिंदा दिल ही होता है, आप में जान डाल देने वाली सेंस में यूज़ होता है एनिमेशन। तो बी को एलिमिनेट करते हैं तो सी और डी ही बच गया, और वो करेक्ट भी है, पढ़ के भी लग रहा है। और ही टुक इंडोरेट तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। और ई की हमें टेंशन लेने, ई ऑप्शन में ही नहीं है कहीं पे। ओके, आगे चलते हैं। कौन से ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअली करेक्ट हैं? बहुत अच्छी बात है, ठीक है, देखते हैं। द रिसर्च स्टडी विच स्पैन्स ओवर 5 years डेवलप्स इनटू द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट एक्सपोजर। ये बिल्कुल करेक्ट है, सारी वर्ब्स करेक्ट हैं, ड्वेल के साथ इनटू ही आता है। लॉन्ग टर्म अफेक्ट्स भी नहीं, इफेक्ट्स है, वहाँ पे नाउन की जरूरत थी। ऑफ पोल्यूटेंट एक्सपोजर, ठीक है। डिस्पाइट द हैवी रेन्स द मैच कंटिन्यूड वेल। मैच कंटिन्यूड वेल तो नहीं जुड़ा यार, पास्ट पास्ट मिडनाइट तो ठीक है। द मैच कंटिन्यूड, द मैच कंटिन्यूड वेल क्या होता है फिर साथ में? द मैच कंटिन्यूड बस हो गया था ना, इतना ही। इट इज़ क्रिटिकल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस टू अडेप्ट, टू अडेप्ट के साथ तो अडेप्ट के साथ तो कोई प्रेपोजिशन आएगी, या फिर अडेप्ट हमेशा अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, ऐसे तो सिंपल अडेप्ट को नहीं यूज़ कर सकते। इट इज़ क्रिटिकल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस टू अडेप्ट, टू अडोप्ट हो सकता है, नहीं नहीं, टू अडेप्ट टाइमली इन अ रैपिडली चेंजिंग मार्केट एनवायरनमेंट।
ओके, थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा इस पे। द फेमस नॉवलिस्ट नोन फॉर हिज इलेबोरेट राइटिंग स्टाइल आर रिलीजिंग, देखो ये तो गलत ही है, फेमस नॉवलिस्ट कोई एक ही है ना जो अपनी आर्टिस्टिक स्टाइल के लिए जाना जाता है, तो इज रिलीजिंग आएगा। तो डी गलत है, तो सी डी ऑप्शन तो गए, ए बी या बी सी। ओके, द रिसर्च स्टडी विच स्पैन्स ओवर 5 years dwells into long term effects of pollutant exposure। देखो ए में तो कुछ गलत ही नहीं है, ए तो पक्का करेक्ट है ना। रिसर्च स्टडी के लिए dwells है विच स्पैन्स ओवर 5 years, ए में तो मुझे कुछ भी गलत नहीं दिख रहा, तो ए तो हमें लगाना ही पड़ेगा, तो ए और बी नहीं आ गया हमारा आंसर। डिस्पाइट द हैवी रेन्स द मैच कंटिन्यूड वेल, हालांकि मुझे बी गलत लग रहा है, द मैच कंटिन्यूड वेल पास्ट मिडनाइट, लेकिन फिर भी अब हमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर इसी के साथ जाएंगे, क्योंकि डी तो पक्का गलत है, डी की वजह से सी डी गया, और सी में ये अडेप्ट भी ठीक नहीं लग रहा, और ए पक्का ठीक है, ए पक्का ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही बच गया। ठीक है, आगे चलते हैं। एरर फाइंड आउट करना है। हुब्रिस कैन रिजल्ट इन अ पर्सन टू बिकमिंग, कैसे होगा, टू के साथ तो बिकम आएगा ना, टू बिकम ओवर कॉन्फिडेंट एंड रेकलेस, इग्नोरिंग वार्निंग्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज। एक बार और पढ़ते हैं। ह्यूब्रिस कैन रिजल्ट इन अ पर्सन to becoming, in can result in a person to becoming, लॉजिकली तो रूल के साथ तो नहीं जाना, मतलब रूल के हिसाब से जाएं तो टू के बाद बिकम, देखो न्यूज़पेपर की लैंग्वेज में टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी आता है कहीं कहीं, ठीक है, लेकिन ऐसे ग्रामेटिकल रूल्स के हिसाब से नहीं आता। ह्यूब्रिस कैन रिजल्ट इन अ पर्सन टू बिकमिंग ओवर कॉन्फिडेंट, मुझे सेंस से ठीक लग रहा है सच बताऊँ तो, लेकिन रूल के हिसाब से गलत है, टू बिकम ही होगा, और शायद वही ये रूल के हिसाब से ही चलते हैं टेक्स्ट बुक वाले हमेशा ही, तो बी ही होना चाहिए। जैपनीज कैमराज आर सुपीरियर टू, ये तो सुपीरियर के साथ फिक्स प्रपोजिशन है, दोज मेड इन चाइना। ओके, इसको बाद में कर लेंगे। वैसे अब बाद में करने वाले क्वेश्चन शायद ज़्यादा बचे ही नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े पैसेज हैं यहाँ पे, इसीलिए शायद ये एडवांस टेस्ट है। 32 से 36 तक, इसको तो हम अभी कर लेते हैं, एक बार बस मैं आगे देख लेती हूँ क्या है आगे। ओके, ये छोटा सा पैसेज है, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, एक बार इसको कंप्लीटली रीड करेंगे और फिर साथ साथ निकालेंगे। द डिजीज इन द एनवायरमेंट is a major dash of economic performance both at the micro and individual levels. While the dash in medical science can control public health to an extent and contribute to economic prosperity, mental well-being with which physical fitness is strongly associated is at times beyond medical treatment. The school of yoga tries to dash on this aspect directly. Asana postures constitute only a dash step. Much of the deeper underpinnings would focus on establishing a connection between the self and universal spirit. Okay, easy है ये तो, देखते हैं अभी। The disease in the environment is a major dash of economic performance का both at the macro and individual levels। तो environment के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, वो हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को रोकती हैं ना, तो कुछ ना कुछ हिंड्रेंस वाला वो होना चाहिए यहाँ पे। ओके, हिंड्रेंस नहीं है बट एक फैक्टर की तरह यूज़ कर रखा है। द डिजीज इन द एनवायरनमेंट इज़ अ मेजर डेटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, मेजर सोर्स तो नहीं है वो, ठीक है, सोर्स नहीं, इफ मेजर मेजर इफेक्ट नहीं, मेजर कंक्लूजन नहीं, डिटर्मिनेंट है कि कितना प्रॉब्लम्स हैं एनवायरनमेंट में, जो भी डिजीज़ है किसी भी तरीके की, मेडिकली, मेंटली, फिजिकली, तो वो हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को दिखाती हैं, डिटरमाइन करती हैं उस चीज़ को, तो डिटर्मिनेंट है, is a major determinant, source effect conclusion नहीं होगा, is a major determinant of economic performance both at the macro and individual levels, while dash in medical science can control public health to an extent and contribute to economic prosperity, while discoveries in medical science, advancements in medical science, yes, forward नहीं, forward तो verb हो गया ना, और यहाँ पे हमें सिसेशन नहीं, सिसेशन तो रोक देना होता है किसी एक्टिविटी को, डिस्कवरी नहीं बोलेंगे हम, एडवांसमेंट्स की, कितना एडवांस हो गया है हमारा मेडिकल सिस्टम, कितना मॉडर्नाइज हो गया है। वाइल एडवांसमेंट्स इन मेडिकल साइंस कैन कंट्रोल पब्लिक हेल्थ टू एन एक्सटेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, मेंटल वेलबींग विद विच फिजिकल फिटनेस इज स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड इज at times beyond medical treatment. The school of yoga tries to dash on this aspect directly. That school of yoga tries to
कंटेम्पलेट ऑन, रिफ्लेक्ट ऑन, मैच ऑन, शाइन ऑन। शाइन मैच का कोई सेंस नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं ना कि मेंटल वेलबींग और फिजिकल फिटनेस दोनों एसोसिएटेड हैं और हमारे पॉपुलेशन हेल्दी रहेगी उससे ही इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आएगी। तो जो स्कूल ऑफ योगा है, योगा इसी चीज़ के ऊपर, इसी एस्पेक्ट पे डायरेक्टली फोकस करता है दैट योर फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल वेलबींग आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर। सो स्कूल ऑफ योगा ट्राइज टू, देखो कंटेम्पलेट ना सोचना होता है, तो स्कूल ऑफ योगा, योगा सोचेगा नहीं, योगा उस चीज़ को शो करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा उसको। ठीक है, तो ये हम किसी बंदे के लिए लगा सकते हैं कंटेम्पलेट, किसी चीज़ के लिए नहीं। चीज़ कंटेम्पलेट नहीं कर सकती। द स्कूल ऑफ योगा ट्राइज टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस एस्पेक्ट डायरेक्टली। ओके, asana postures constitute only a dash step. Much of the deeper underpinnings would focus on establishing a connection between the self and universal spirit. मतलब आसन पोस्चर्स ये सब तो मतलब एक छोटे से, मतलब एक तरीके से स्टेप है, उसका जो अंदर का मीनिंग है वो आपको इनर सेल्फ से कनेक्ट करना है, योगा का इनर मीनिंग। आसना पोस्चर्स कॉन्स्टिट्यूट अ प्रिलिमिनरी स्टेप, स्टार्ट स्टेप, मेन स्टेप, फाइनल स्टेप नहीं। आसना पोस्चर्स कॉन्स्टिट्यूटेड डैश स्टेप, उसका गहराई का मीनिंग कुछ हो रहा है लेकिन उसका शुरुआती मतलब उन चीज़ों की शुरुआत हम आसना पोस्चर से ही करेंगे योगा की। सो आसना पोस्चर्स कॉन्स्टिट्यूट ओनली अ प्रिलिमिनरी स्टेप। हो गया। ओके, ये क्या आ गया? ओके, जी क्या आ गया? 26। ओके, अभी 26 से स्टार्ट कर देते हैं, या 17 बीच में छोड़ा हुआ है, इसको कर लेते हैं। ओके, हो जाएगा शायद टाइमली। ओके, हमारे पास क्या है? द सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंसेस विल स्टार्ट फ्रॉम क्यू। क्यू से हमें शुरू करना है और फिर हमें इनको अरेंज करते हुए जाना है और हमें थर्ड सेंटेंस बताना है कौन सा होगा। वी शुड प्लान आर लीजर केयरफुली। हमें अपना लीजर अच्छे से प्लान करना चाहिए जब भी हम कहीं बाहर एंजॉय करने के लिए जाते हैं, वो चीज़। द एक्टिविटी वी चूज शुड मेक अस हैप्पी। वी शुड चूज सम इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल एक्टिविटीज़। पढ़ के लग रहा होगा सेकंड ही पहले आना चाहिए ना, बाद में हम उस एक्टिविटी को बताएंगे कि वो एक्टिविटी का पर्पस क्या है, हमें खुश करना। पहले तो ये बताएंगे कि इंटरेस्टिंग और यूजफुल एक्टिविटीज़ हमें चूज़ करनी है। इट शुड इंक्रीज आर कॉन्फिडेंस। वट शुड इंक्रीज, वट डज दिस इट रेफर टू, ये इट क्या है यहाँ पे? वी शुड देन वर्क एट इट ड्यूरिंग आर लीजर। ओके, दिस इज द वे ऑफ बीइंग हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी। ओके, वी शुड प्लान आर लीजर केयरफुली। आपको अपना लीजर केयरफुली प्लान करना है। अब वो प्लानिंग कैसे करोगे? कैसे करोगे? तो सेकंड सेंटेंस जो है, ये 5 सेंटेंस है ना, हमें थर्ड बताना है। सेकंड सेंटेंस जस्ट केयरफुली के बाद ये होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, वी शुड चूज सम इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल एक्टिविटीज़ को हमें चूज़ करना चाहिए। ठीक है, द एक्टिविटी वी चूज शुड मेक अस हैप्पी। इसके बाद शायद ये आना चाहिए, शायद क्या, अभी तो हमें श्योर होना है। बिल्कुल अच्छे से करते हैं। इट शुड इंक्रीज आर कॉन्फिडेंस। वी शुड देन वर्क एट इट ड्यूरिंग आर लीजर। किसकी बात कर रहे हैं ये? वी शुड वर्क एट इट, ये इट क्या है यहाँ पे, बस ये देखना है। द एक्टिविटी वी चूज, एक्टिविटी के लिए है ये इट यहाँ पे। ओके, द एक्टिविटी वी चूज शुड मेक अस हैप्पी, एक्टिविटी के लिए इट है ये। इट शुड इंक्रीज आर कॉन्फिडेंस। वी शुड देन वर्क एट इट ड्यूरिंग आर लीजर। दिस इज द वे ऑफ बीइंग हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी। ओके, फिफ्थ तो सेंटेंस है ही नहीं, खैर वो ऑप्शन में भी नहीं है। वी शुड चूज सम इंटरेस्टिंग यूजफुल एक्टिविटी, सबसे पहले ये आएगा, तो सेकंड नहीं है हमारा थर्ड सेंटेंस, ये सी ऑप्शन गया। द एक्टिविटी वी चूज शुड मेक अस हैप्पी, ये इसके बाद ही आएगा तुरंत, इसके अलावा इसका कोई ऑप्शन नहीं है आने का। ओके, और एक्टिविटी, द एक्टिविटी जो हमने बोला और फिर उसके बाद ही हमें वो इट वाला सेंटेंस मेरे अकॉर्डिंग लेके आना चाहिए, क्योंकि हम वो नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे ना, तो तुरंत उसके बाद वही सेंटेंस आएगा। वी शुड देन वर्क एट इट, ये उसके बाद की एक अगली फर्दर स्टेप है। वी शुड देन वर्क एट इट ड्यूरिंग आवर लीजर, और फिर हम उस पर काम करेंगे। तो दिस इज द वे ऑफ बीइंग हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी। द एक्टिविटी के तुरंत बाद, जैसे देर वंस देर वॉज ए किंग, ही वॉज वेरी हैप्पी, या जो भी बोलो, तो किंग के बाद डायरेक्टली ही आएगा ना। ओके, तो द एक्टिविटी के बाद इट आना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग जो थर्ड सेंटेंस है वही हमारा थर्ड सेंटेंस है क्वेश्चन का भी। ठीक है,
ओके, मार्क टू रिव्यू कर दिया मैंने एक बार के लिए, बाकी मतलब 99% तो श्योर हूँ। ओके, फर्स्ट सेंटेंस मोहनजोदारो ही है। मोहनजोदारो इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द इंडस सिटीज़। ओके, बी सी एक बार मैं पढ़ लेती हूँ पूरा। इट हैज़ वेरियस इंपॉर्टेंट फीचर्स। इट्स फ्लोर इज मेड ऑफ बर्nt bricks set in gypsum and mortar. Located at the center of the citadel, it is remarkable for its beautiful brickwork. The Great Bath of Mohenjo-daro is the most important public place. It must have served as a ritual bathing site. ओके, देखो ई और एफ तो एक साथ आएंगे। ई और एफ को तो कोई रोकने वाला ही नहीं है अलग अलग आने से। ग्रेट बाथ के बारे में बताया, मोहनजोदारो इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस और इट मस्ट हैव सर्व्ड, मतलब हम श्योर हैं कि इसने बिल्कुल रिचुअल बेदिंग साइट वाला फंक्शन परफॉर्म किया होगा अपने टाइम पे। ये हम अलग नहीं रख सकते ना, तो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बी में इसको जोड़ के देख लेते हैं। मोहनजोदारो इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल इंडस साइट्स। सी इट्स फ्लोर इज मेड ऑफ बर्nt bricks set in gypsum and mortar। और फिर डी, लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सिटाडल, इट इज रिमार्केबल फॉर इट्स ब्यूटीफुल ब्रिक वर्क। नहीं भाई, ये तो गलत हो गया। इट हैज़ वेरियस इंपॉर्टेंट फीचर्स। ओके, द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सी डी बी तो मुझे नहीं एक फ्लो में लग रहा, क्योंकि मोहनजोदारो इज़ द लार्जेस्ट है, तो मोहनजोदारो के बाद ये इट किसके लिए आया है? ये मोहनजोदारो के लिए है ना, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, तो ए के बाद तुरंत बी आना चाहिए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, द एक्टिविटी के बाद इट किया था, तो यहाँ पे भी इट मोहनजोदारो के लिए ही है। ये जो एफ में इट है ये ग्रेट बाथ के लिए है, बट बी में इट मोहनजोदारो के लिए है। ठीक है, तो ए बी ही होगा। तो ये ई एफ वाला पेयर तो नहीं बैठ रहा, नहीं बैठ रहा तो कोई नहीं, एक बार फर्स्ट देखते हैं फिर सी देखते हैं, क्योंकि ए के बाद तुरंत बी आएगा। इट हैज़ वेरियस इंपॉर्टेंट फीचर्स। अच्छा, ये तो ए बी सी डी ई एफ ही है। क्या क्या फीचर्स हैं? इट्स फ्लोर मेड अप ऑफ बर्nt ब्रिक्स। यार किसका फ्लोर, तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम्हें सिटाडल का फ्लोर बताना चाहिए ना, मोहनजोदारो का फ्लोर थोड़ी है, वो तो साइट है, वो तो सिटी है, एक सिटी का फ्लोर थोड़ी है ये। बी के बाद सी की कोई सेंस नहीं है। एक बार ए बी और फिर है ई। द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस। ओके, फिर डी, लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सिटाडल, इट इज रिमार्केबल फॉर इट्स ब्यूटीफुल ब्रिक वर्क। ठीक है, ये सेंटर पे क्या लोकेटेड है? ग्रेट बाथ की बात चल रही है, लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सिटाडल के सेंटर पे लोकेटेड है, तो ये रिमार्केबल है ब्यूटीफुल ब्रिक वर्क के लिए, ग्रेट बाथ। फिर सी, इट्स फ्लोर, किसका फ्लोर? ग्रेट बाथ का ही फ्लोर। इट्स फ्लोर इज मेड ऑफ बर्nt ब्रिक, यस, सेट इन जिप्सम एंड मोर्टर। एंड फिर एफ, इट मस्ट हैव सर्व्ड एज अ रिचुअल बेदिंग हार्ट। ओके, मुझे शुरू में पढ़ते हुए लगा कि जो बी सी डी स्टेटमेंट है ना, वो किसी और फीचर की बात कर रही हैं और सिर्फ ई और एफ ही ग्रेट बात से रिलेटेड है, इसलिए मुझे ये आया थॉट कि इन दोनों का कंपलसरी एक साथ पेयर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बी सी डी सेंटेंस भी जो है, बी तो चलो मोहनजोदारो की बात कर रहे हैं, सी और डी जो है वो भी ये ग्रेट बात की ही बात कर रहे हैं। ओके, तो ये ऐसे ही ज्वाइन होगा। मोहनजोदारो लार्जेस्ट सिटी है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर हैं। कौन सा फीचर? अब सबसे पहले वो बता दिया, ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो है। फिर डी में उसकी लोकेशन बताई है, इट इज़ रिमार्केबल फॉर इट्स ब्यूटीफुल ब्रिक वर्क। फिर उस ब्रिक वर्क को और भी ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, कैसी ब्रिक्स हैं जो जिप्सम और मोर्टर से सेट की हुई हैं। और अब इट मस्ट हैव सर्व्ड एज ए रिचुअल बेदिंग साइट। यस, यही होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, हमें क्या करना है? ओके, इसको जंबल करना है हमें, पैरा जंबल को। व्हेन ए सैटेलाइट इज लॉन्च्ड, द रॉकेट बिगिंस बाय गोइंग स्लोली अपवर्ड्स थ्रू द एयर। पहले स्लोली ऊपर जाता है थ्रू द एयर। हाउएवर द हायर इट गोज, द लेस एयर इट मीट्स। एज द रॉकेट गोज हायर, इट ट्रेवल्स फास्टर। फॉर दैट द एटमोसफेयर बिकम्स थिनर, एज अ रिजल्ट देयर इज लेस फ्रिक्शन। कॉन्सिक्वेंटली द रॉकेट स्टिल डज नॉट बिकम टू हॉट। देखो, जब भी आपको ना कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड मिल जाए, बट, देयर, या फिर हाँ हाउएवर, नॉट विद स्टैंडिंग, ऑल दो, तो आपको उसका जो पिछला सेंटेंस है जिसका वो कॉन्ट्राडिक्शन है, हमेशा वो ढूंढ लेना है, वहां से आपको हेल्प होगी।
तो जब भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, रॉकेट बिगिंस बाय गोइंग स्लोली अपवर्ड्स थ्रू द एयर एज द रॉकेट गोज हायर, क्यू से शुरू होना चाहिए ना, इट ट्रेवल्स फास्टर, जैसे ही वो ऊपर जाता है तो फास्टर ट्रेवल करना शुरू कर देता है। हाउएवर लेकिन द हायर इट गोज द लेस एयर इट मीट्स, लेकिन ऊपर जाते जाते उसको कम एयर से मीट करता है वो। क्यू पी सी ओ डी दोनों में है। फॉर दैट द एटमोसफेयर बिकम्स थिनर, कम एयर क्यों मिलती है, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर थिनर हो जाता है, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, एज अ रिजल्ट देयर इज लेस फ्रिक्शन। और वैसे भी एज अ रिजल्ट देयर फॉर सो ये वाले सेंटेंसेस मतलब कंक्लूडिंग सेंटेंसेस होते हैं। ओके, और एयर थिन का वाला सेंटेंस बाद में आएगा ना, उससे पहले हम ये बताएंगे ना कि मतलब एयर के बारे में बताएंगे, वहां पे एयर कम है या ज़्यादा, तो एयर कम पहले बता दी, लेस एयर फॉर दैट इसी वजह से, क्योंकि एयर कम है इसी वजह से एटमॉस्फेयर थिन हो गया, एज अ रिजल्ट देयर इज लेस फ्रिक्शन। तो क्यू पी आर एस, ऑप्शन नंबर सी। कॉन्सिक्वेंटली द रॉकेट स्टिल डज नॉट बिकम टू हॉट। ओके, क्योंकि फ्रिक्शन कम है, फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है, फ्रिक्शन कम होने की वजह से वो इतना हॉट नहीं है। श्योर हो गए ना हम, यही आएगा। यस। ओके, एक मुझे बीच में वो दिखा था यहाँ पे, अरे यार बहुत बड़े बड़े हैं। यस यही 32 से 36 क्या है, क्लोज टेस्ट है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन फिल इन द ब्लैंक। ओके, ऐसा भी है कि एक ही ब्लैंक में एक से ज़्यादा वर्ड्स आ सकते हैं, हमें बताना है कि कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं इसको, ताकि थोड़ा सा माइंड में एक इमेज बन जाए कि हम मतलब जो अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उसका एक थोड़ा सा प्रायर नॉलेज हो उसके बारे में, तो उससे डॉट्स अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। कलेक्टिव ह्यूमन मेमोरी इज अ पार्शियल एंड इम्परफेक्ट रिपोजिटरी of our encounters with one another through time। ठीक है, वी आर नॉट गुड एट डैश लेट अलोन एक्नॉलेजिंग द वेज दैट दीज एनकाउंटर्स हैव शेप्ड आवर प्रेजेंट सोसाइटीज कल्चर्स एंड इकोनॉमीज, सो हाउ डिड वी फॉरगेट। Globalization theorists, following the sociologist Roland Robertson, use the term glocalization, not globalization, glocalization to describe how local cultures dash the products of the global market and turn them into something seemingly new. Through this process, incoming goods, technologies, ideas, symbols, artistic styles, social practices, or institutions are assimilated, becoming hybrid recreations that take on dash meanings. These recreations are then redeployed as new markets, no sorry markets nahi, as new markers of cultural or class distinction, sedimenting borrowed cultural products in the collective consciousness to the point of dash, and so the global becomes local, the foreign becomes familiar, and the other becomes us. Glocalization is how and why we collectively forget. Such is the silent trick of every single globalization in our history. Our forgetfulness of it is the method and mark of its success. Every generation appropriates the inheritance of global exchanges and refashions them as its own, excavating the sediments our predecessors left in our collective consciousness is not a task that we are naturally to perform. It is an act of remembrance and self understanding that can destabilize our identities because it encounters the processes that endue them with authenticity. Okay. तो एक आइडिया हो गया हमें कि ग्लोबलाइजेशन और पूरे वर्ल्ड को किस तरीके से कनेक्ट किया गया है, कैसे हम अपने एक दूसरे के कल्चर को एसिमिलेट करते हैं, कैसे भूल जाते हैं, फिर से नई चीज़ें रिवाइव होती हैं, इन चीज़ों की बात चल रही है मोटे तौर पे। ओके, अब हमें ऑप्शन नंबर ए में क्या क्या फिल कर सकते हैं वो बताना है। कलेक्टिव ह्यूमन मेमोरी इज़ अ पार्शियल एंड इम्परफेक्ट रिपोजिटरी, मतलब ह्यूमन मेमोरी इतना भी रिटेन नहीं कर सकती चीज़ों को। ऑफर एनकाउंटर्स विद वन अनदर थ्रू टाइम, टाइम के साथ हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है, ऐसा बोल रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस। वी आर नॉट गुड एट डैश लेट अलोन एक्नॉलेजिंग द वेज दैट दीज एनकाउंटर्स हैव शेप्ड आवर प्रेजेंट सोसाइटीज कल्चर्स एंड इकोनॉमीज, कि हम अकेले से खुद से सिर्फ एक अकेला बंदा ये सारी चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर सकता कि कैसे हमारी सोसाइटी कल्चर और इकोनॉमी डेवलप हुई हैं, कैसे एक दूसरे के साथ एनकाउंटर ने इन चीज़ों को शेप किया है। तो वी आर नॉट गुड एट समथिंग लेट अलोन एक्नॉलेजिंग द वेज, वी आर नॉट गुड एट रिकॉलिंग, फॉरगेटिंग नहीं, वी आर गुड एट फॉरगेटिंग, हम भूलने में माहिर हैं लेकिन हम याद रखने में माहिर नहीं हैं। ओके, वी आर नॉट गुड एट, तो फर्स्ट तो नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर बी गया। वी आर नॉट गुड एट रिकॉलिंग और रिमेंबरिंग, याद करने में या रिकॉल करना और रिमेंबर करना तो एक ही बात हुई ना, तो सेकंड और थर्ड दोनों ही आ सकते हैं यहाँ पे।
वी आर नॉट, देखो, वी आर नॉट गुड एट रिमेम्बरिंग, नहीं, रिमेम्बरिंग और रिकॉलिंग एक दूसरे के एज ए सिनोनिम यूज हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों याद यहाँ पे आ सकते हैं। अगर सिर्फ ऑप्शन नंबर बी दिया होता ना तो शायद मैं, ओ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में है, वी आर नॉट गुड एट रिकॉलिंग, बट वही है यार कि दोनों सिनोनिम ही तो हैं, वी आर नॉट गुड एट रिमेम्बरिंग, यार रिमेम्बर और रिकॉल, हाँ, माइन्यूट सा डिफरेंस है बिल्कुल दोनों के बीच। ओके, एक बार के लिए यही लगाती हूँ, ज़्यादा सोचूंगी तो फिर कुछ गलत करूँगी। वी आर नॉट गुड एट रिमेम्बरिंग और रिकॉलिंग, लेट अलोन एक्नॉलेजिंग द वेज। ओके, सो हाउ डिड वी फोगेट, तो हम भूलते कैसे हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन थ्योरिस्ट्स फॉलोइंग द सोशोलॉजिस्ट रोलैंड रॉबर्टसन यूज द टर्म ग्लोकलाइजेशन टू डिस्क्राइब, ग्लोकलाइजेशन वर्ड डिस्क्राइब करता है हाउ लोकल कल्चर्स dash the products of the global market and turn them into something seemingly new। ओके, कि जो लोकल कल्चर्स हैं वो ग्लोबल मार्केट से किस तरीके से, यू कैन से कि इन्फ्लुएंस होते हैं और अपने अंदर उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर कुछ नया निकल के आता है जब सारी चीज़ों का एक मिक्सचर हो जाता है। हाउ लोकल कल्चर्स डाइजेस्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ, रिजेक्ट या इग्नोर, नहीं, रिजेक्ट या इग्नोर नहीं, ओनली वन आएगा कि जो लोकल कल्चर है वो कैसे बाहर की चीज़ों को अपने अंदर लेते हैं, कि मतलब ग्लोबली जो भी आपको मिल रहा है आप उसको अडेप्ट कर रहे हो। टू डिस्क्राइब हाउ लोकल कल्चर्स रिजेक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लोबल मार्केट, नहीं नहीं, अगर आप रिजेक्ट करते हो तो यू विल नॉट गेट एनीथिंग न्यू। ओके, यू एब्जॉर्ब द थिंग्स, हाउ लोकल कल्चर्स डाइजेस्ट आएगा इसमें, how local cultures digest the products of global market and turn them into something seemingly new through this process incoming goods, ठीक है, जो भी चीज़ें आ रही हैं, टेक्नोलॉजीज, आइडियाज, सिंबल्स, आर्टिस्टिक स्टाइल्स, सोशल प्रैक्टिसेस और इंस्टीट्यूशंस आर एसिमिलेटेड, आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, एसिमिलेशन मतलब मिलना चीज़ों का, बिकमिंग हाइब्रिड क्रिएशन बन जाती है, दैट टेक ऑन डैश मीनिंग्स, कि बहुत सारे कल्चर, बहुत सारे स्टाइल्स मिलते हैं तो एक कुछ हाइब्रिड, कुछ मतलब डिफरेंट निकल के आता है, दैट टेक ऑन डैश मीनिंग्स, दैट टेक ऑन फेमिलियर मीनिंग्स, आउटडेटेड एंड न्यू मीनिंग्स ना, कुछ हाइब्रिड निकल के आएगा तो वो न्यू है ना सबके लिए, मॉडर्न है, ऐसा जो किसी ने पहले नहीं देखा था। दैट टेक ऑन फेमिलियर तो मतलब जिससे आप पहले से वाकिफ थे, हाइब्रिड चीज़ों से आप वाकिफ नहीं थे कि इन सब चीज़ों के मिश्रण से क्या निकलेगा, यू वर अर्लियर नॉट नॉन टू दैट, आउटडेटेड तो पुराना होता है। ओके, दैट टेक ऑन न्यू मीनिंग्स। ओके, these recreations are then redeployed as new markers हो गए अब वो, of cultural और class distinction, sedimenting, एक सेकेंड रुक जाओ, sedimenting borrowed cultural products in the collective consciousness to the point of अंडरस्टैंडिंग। यस, ये क्या बोल रहे हैं कि जो आपने अलग अलग कल्चर का रिक्रिएशन कर दिया, इस ये अब नई चीज़ें ना एक नया मार्कर बन गया अगली जनरेशन के लिए, ठीक है, अब वो एक नया स्टैंडर्ड सेट हो गया। सेडिमेंटिंग जो कि दिखा रहा है आपको कि आपने बोरो किया था कल्चरल प्रोडक्ट्स को, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को इन द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, और फिर आपने अपनी कॉन्शियसनेस से कुछ न्यू प्रोडक्ट निकाला है वहाँ से। सेडिमेंटिंग बोरोड कल्चरल प्रोडक्ट्स इन द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस टू द पॉइंट ऑफ टू द पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नहीं, अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन नंबर बी ओनली टू है ही नहीं यहाँ पे, वेट, एम आई रीडिंग, एम आई इंटरप्रेटिंग समथिंग डिफरेंटली, दीज रिक्रिएशंस आर देन रीडिप्लॉयड, इनको रीडिप्लॉयड किया जाएगा एज न्यू मार्कर्स ऑफ कल्चरल और क्लास डिस्टिंक्शन, सेडिमेंटिंग बोरोड कल्चरल प्रोडक्ट्स, जो दिखा रहा है सेडिमेंटिंग बोरोड कल्चरल प्रोडक्ट्स इन द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस टू द पॉइंट ऑफ मिस रिकॉग्निशन और डिसअपियरेंस। देखो, अगर मैं ये अंडरस्टैंडिंग तो है नहीं, टू द पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग और डिसअपियरेंस, सेकेंड एंड थर्ड है, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई इसमें, एक बार के लिए सेकेंड एंड थर्ड मैं मार्क को रिव्यू कर रही हूँ, वेट। And so the global becomes local, the foreign becomes familiar, and other becomes us। तो यार उसका मतलब तो वही था ना, these new creations are then redeployed as new markers है of cultural class distinction, sedimenting borrowed cultures आप दिखा रहे हो,
sedimenting borrowed cultural products in the collective consciousness to the point of collective consciousness दिखा रहे हो आप कहाँ तक, to the point of misrecognition, disappearance। नहीं, मैं तो नहीं निकाल पा रही इस क्वेश्चन को, आई डोंट नो वाई। कोई नहीं, अगला अगला ट्राई करते हैं, इसके चक्कर में और बाकी क्वेश्चन नहीं खराब करने। एंड सो द ग्लोबल बिकम्स लोकल, द फॉरेन बिकम्स फेमिलियर एंड द अदर बिकम्स अस। ग्लोबलाइजेशन इज हाउ एंड वाई वी कलेक्टिवली फॉरगेट। ओके, कैसे हम भूल जाते हैं चीज़ों को। सच इज द साइलेंट ट्रिक ऑफ एवरी सिंगल ग्लोबलाइजेशन इन आर हिस्ट्री, आर फॉरगेटफुलनेस ऑफ इट इज द मेथड एंड मार्क ऑफ इट्स सक्सेस। एवरी जनरेशन, यहाँ से ध्यान से पढ़ेंगे, appropriates the inheritance of yes global exchanges and refashions them as its own। yes, अपने अकॉर्डिंग वो रीफैशन कर लेती है चीज़ों को न्यू जनरेशन। excavating the sediments our predecessor left in the collective consciousness। लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी हमारी ट्रेडिशनल रहती हैं ना, कि ये चीज़ें तो हमारे फोर फादर से मिली हैं, वो सेडिमेंट्स हमारे अंदर कॉन्शियसनेस में हमेशा रहते हैं और उनको excavating the sediments our predecessors left in our collective consciousness is not a task। वो टास्क नहीं है उनको निकालना। that we are, हाँ वो हमें नेचुरली करना चाहिए। that we are naturally dash to perform, that we are naturally eager to perform, that we are naturally inclined, only one नहीं है क्या इधर, that we are naturally inclined to perform, that we are naturally eager to perform, that we are naturally disposed to perform। It is an act of remembrance and self-understanding that can destabilize our identities because it counters the processes that endow them with authenticity। ऑप्शन में that we are disposed, डिस्पोजिशन क्या होता है? डिस्पोजिशन भी किसी चीज़ की तरफ झुकाव होता है, बिल्कुल ठीक है। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो है नहीं, तो फर्स्ट सेकंड होना चाहिए ओनली, फर्स्ट और सेकंड दोनों आ जाएंगे। आप ये प्री डायलेक्शन वाला आ गया यहाँ पे कि आप किसी चीज़ की तरफ अपनी क्रेविंग दिखा रहे हो। इज नॉट अ टास्क दैट वी आर नेचुरली inclined टू परफॉर्म, वी आर नेचुरली डिस्पोज टू परफॉर्म, ये दोनों ही हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड होगा। ओके, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज पढ़ना है। और ट्रू रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्न कॉमर्स इन चाइना, थोड़ा सा फास्ट जाना पड़ेगा मुझे। क्या इन्फर कर सकते हैं अबाउट द रोल्स ऑफ डिविडेंड्स इन मॉडर्न चाइनीज कैपिटलिज्म? ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में क्या आना चाहिए? ठीक है। इन इम्पीरियल चाइना मर्चेंट्स occupied a low place in the social hierarchy, ranked below farmers, artisans, and scholars. Yet many built reputations not only through commerce, uh, dash through acts of, हाँ इट्स थ्रो, ये क्या बात हुई? ये ओके, ये तो सेकंड है, मुझे लगा ये फर्स्ट है। येट मैनी बिल्ट, रेपुटेशन बनाई लेकिन फिर भी बहुत सारों ने, नॉट ओनली थ्रू कॉमर्स, सिर्फ कॉमर्स से ही नहीं, बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो होगा ना ये तो, बट ऑल्सो through acts of generosity, supporting temples, schools, and public works. Profit and virtue were not seen as opposites, but as forces that could be balanced through wisdom and restraint. This ethos was significantly challenged during the early decades of the People's Republic. Okay. When traditional religions were classified as feudal superstition and many temples were closed during the Cultural Revolution, these policies reflected the priorities of that historical period, focused on class struggle and rapid industrialization. Yet, even amid sweeping transformation, many moral traditions persisted from the 1980s onward. As China pursued reform and opening up, spiritual traditions gradually re-emerged, complementing the country's economic development and cultural revitalization efforts under the evolving framework of socialism with Chinese characteristics. That ancient ideal still lingers beneath the surface of modern Chinese capitalism. Today, companies listed on stock exchanges operate in a global market, but their decisions are often shaped by those older moral logics. Today, the worlds of tradition and commerce often coexist in unexpected proximity. I grew up observing how deeply cultural values shape people's behavior, often unconsciously. Still, it might seem unlikely that spiritual traditions could influence something as technical as corporate dividend policy. Dividend payments are the portion of profit that a company pays out to its shareholders, essentially a reward to investors for their trust. In modern capitalism, dividends are not mandatory.
Okay, they are voluntary decision made by a firm's leadership to return value to its owners. Yes, ये तो बहुत आसान है। एक आध आसान क्वेश्चन भी होना चाहिए ना। इट्स ये वाला होगा, अगला तो इट इज है। ठीक है, इट्स ओनर्स। Unlike wages, which compensate labor, or charitable donations which serve public good, dividends reflect a deliberate act of profit sharing within capital enterprise. Choosing to pay them signals financial strength, accountability, and a long term commitment to shareholder value. Beyond just a payout, they represent a gesture of corporate accountability in the realm of corporate governance. Hmm. Regular dividends are often interpreted as a sign of respect for shareholders and a mechanism to discipline management by reducing discretionary cash reserves. पहले टोन वाला क्वेश्चन करते हैं। क्रिटिकल, रिफ्लेक्टिव, परसुएसिव, एनालिटिकल, बहुत क्लोज ऑप्शंस दिए हैं। ओके, चाइनीज़ कॉमर्स के बारे में और कितना वहाँ पे कल्चर का सिग्निफिकेंस है कॉमर्स के अंदर, उन चीज़ों के बारे में बात की गई थी। तो देखो इसमें रिफ्लेक्टिव कुछ नहीं है। रिफ्लेक्टिव होता है जब ऑथर अपने अंदर जाके अपनी गहराइयों को जानता है, वैसा नहीं था। परसुएसिव, हाँ, वो हमें कुछ कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो हमें चाइना की इकोनॉमी, कॉमर्स, कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस है, उन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ही इज़ नॉट ट्राइंग टू परसुएड अस। क्रिटिकल, क्रिटिकल या एनालिटिकल, देखो क्रिटिकल होता है जब आप थोड़ा-सा नेगेटिव साइड पे जाते हो चीज़ों की, बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स को हाइलाइट करते हो, तो वो टोन क्रिटिकल है। ना यहाँ नेगेटिव तो कुछ नहीं था, ये एनालिसिस चल रहा था कि किस तरीके से मर्चेंट्स का क्या पोजीशन था इंपीरियल चाइना में, वो सारी चीज़ें, और ट्रेडिशंस का, स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस, इन सब का क्या रोल था इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, कल्चरल रिवाइटलाइजेशन में। तो ये एनालिटिकल होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। परsuasive, रिफ्लेक्टिव, क्रिटिकल नहीं। आप एक-एक वर्ड को ऐसे एलिमिनेट करोगे, उसका मीनिंग क्या है और इस कॉन्टेक्स्ट में क्या उसका मीनिंग फिट बैठ रहा है या नहीं। अब गलत होगा तो देखी जाएगी, बाकी अपनी सेंस तो वही कह रही है कि वो एनालिटिकल है। Which of the following statements are true about the relationship between tradition and modern commerce in China? Traditional religious and moral values have completely vanished हो गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं था। Corporate dividend policies in modern China are influenced by spiritual cultural values भी ठीक है। In the 1980s, spiritual traditions began to influence China's economic development under a new socialist framework. Yes, ये तो हमें यहीं दिख जाएगा, बी एंड सी। सिर्फ बी का तो ऑप्शन ही नहीं है और ए तो गलत ही है। कंप्लीटली वेनिश नहीं हुए हैं, आज भी हमें उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ओके, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द रोल ऑफ डिविडेंड्स का क्या रोल है मॉडर्न चाइनीज कैपिटलिज्म में? डिविडेंड्स आर सिंपली मैंडेटरी पेमेंट नहीं है, ए गलत है। ए गलत है तो बी एंड सी हो गया। वैसे डिविडेंड सिंबलाइज द कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड कमिटमेंट टू शेयर होल्डर्स। डिविडेंड्स आर यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट अकाउंटेबिलिटी, डिसिप्लिन विद मैनेजमेंट। करेक्ट है। ओके, एक और पैसेज है हमारे पास 4 क्वेश्चंस का। व्हाट इज चाइनीज स्टैंड ऑन इंडिया शुड, ऑन हाउ इंडिया शुड रिस्टोर इकोनॉमिक टाइज? Why could Masood Azhar not be designated a global terrorist for a long period of time? ओके, ये हमें मैच करना है, ये भी मैच करना है। मैच करने के लिए तो आसान ही होता है। देखो क्या है, वर्ड्स ही तो हैं। रिजिलियंस का पता है ना हमें, ट्रैंक्विल शांत होता है ना, पीस एंड कामफुल, बी का थर्ड होना चाहिए। अरे बी का थर्ड एक ही ऑप्शन में है, क्या बात है। ए का सेकंड, ट्रांसग्रेशन मतलब कहीं पे अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करके निकल जाना। एन एक्ट दैट गोज बियॉन्ड सेट लिमिट्स और बाउंड्रीज, बिल्कुल ठीक। सी का फर्स्ट, रिजिलियंस, एंड्योरेंस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, एग्जैक्टली। हैकल्ड नहीं पता था तो इधर पता चल गया। इंटरप्टेड स्पीकर विद एग्रेसिव कमेंट्स और अब्यूज, ओके, हैकल बीच में टांग अड़ाना। तो बिना पैसेज को पढ़ के भी हम ये कर सकते हैं। एक और कर लेते हैं ये भी। स्टेटस क्यू विली निली, हाँ विली निली सुना हुआ है। कर कम अराउंड, स्पिल्ड द ब्लड, स्पिल्ड द ब्लड, मुझे लगा स्पिल्ड द बीन्स। स्टेटस क्यू, टू एग्री और एक्सेप्ट, चलो यहीं से निकालते हैं अगर नहीं मालूम तो आंसर। ओके, चाइना का क्या स्टैंड है कि इंडिया को कैसे रीस्टोर करना चाहिए अपने इकोनॉमिक टाइज को? पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। और सेकंड क्या था, मसूद अजहर का टेररिस्ट वाला। ओके, द चाइनीज ऑन देयर पार्ट आर इंडिकेटिंग दैट द पीपल्स लिबरेशन आर्मी हैज established a new normal, okay, in East Ladakh by transgression, and India should move टू रीस्टोरिंग बाइलेटरल टाइज को रीस्टोर करना है बाय एक्सेप्टिंग द न्यू LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ओके, बीजिंग वांट्स इंडिया एंड चाइना टू सेलिब्रेट 70 years of establishment of bilateral ties and moves to restore economic ties. ओके,
इंडिया शुड रिजोल्व कर लेना चाहिए, इंडिया शुड रीस्टोर इकोनॉमिक टाइज विद इन्वॉल्विंग बॉर्डर इश्यूज, इंडिया शुड एक्सेप्ट द न्यू पोजिशंस, इंडिया शुड एंगेज इन मिलिट्री डायलॉग विद चाइनीज पीएलए। ये डी तो नहीं है, थोड़ा सा और रीड कर ही लेते हैं। ओके, दैट बाउंड्री डिस्प्यूट शुड बी केप्ट सेपरेट। ओके, बाउंड्री डिस्प्यूट तो सेपरेट है। ओके, and resolution parallel to growth in economic ties has been the Chinese narrative since the days of Zheng Xiaoping। ओके, देखो इसका आंसर यहीं तक ही है, इसका आंसर आगे नहीं है। चाइना का क्या स्टैंड है, हाउ इंडिया शुड रिस्टोर इकोनॉमिक टाइज, इंडिया शुड रिजोल्व कर लेना चाहिए एलएसी की इशू को, नहीं ऐसा तो कहीं भी नहीं था। इंडिया शुड रिस्टोर इकोनॉमिक टाइज विदाउट इन्वॉल्विंग बॉर्डर इश्यूज को इन्वॉल्व किए बिना, इंडिया शुड एक्सेप्ट द न्यू पोजिशन ऑन एलएसी। एक बार फिर पढ़ते हैं, बहुत बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं। The Chinese on their part are indicating that the People Liberation Army has established a new normal establish कर दिया ईस्ट लद्दाख में by transgression, and India should move to restoring bilateral ties को restore करना है आपको by accepting the new LAC। ओके, आपके साथ हमारे इकोनॉमिक टाइज को कैसे रिस्टोर करना है वहाँ पे ये पूछा गया है, पर ठीक है। बीजिंग वांट्स इंडिया एंड चाइना टू सेलिब्रेट 70 ईयर्स ऑफ स्टैब्लिशमेंट, और बायलेटरल टाइज को सेलिब्रेट करें एंड मूव्स टू रिस्टोर इकोनॉमिक टाइज को। ओके, रिस्टोर करने के लिए आपके जो बायलेटरल टाइज हैं उनको सेलिब्रेट करो। इंडिया शुड रिस्टोर इकोनॉमिक टाइज विदाउट इन्वॉल्विंग बॉर्डर इश्यूज, इंडिया शुड एक्सेप्ट द न्यू पोजिशंस। मुझे तो सी लग रहा है इसमें बिल्कुल। इंडिया शुड एंगेज इन मिलिट्री डायलॉग ऐसा नहीं था, इंडिया शुड रिस्टोर इकोनॉमिक टाइज विदाउट इन्वॉल्विंग बॉर्डर इश्यूज, दैट बाउंड्री डिस्प्यूट शुड बी केप्ट सेपरेट। ये भी बात ठीक है, यहाँ पे जो वहाँ लिखा हुआ है विदाउट इन्वॉल्विंग बॉर्डर इश्यूज, दैट बाउंड्री डिस्प्यूट शुड बी केप्ट उसको हम अलग रख देते हैं। एंड रेजोल्यूशन पैरेलल टू ग्रोथ, एंड रेजोल्यूशन पैरेलल टू ग्रोथ इन इकोनॉमिक टाइज हैज़ बीन द रेजोल्यूशन जो है पैरेलल टू ग्रोथ इन इकोनॉमिक टाइज, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए न्यू पोजीशन को। देखो ये बात लिखी हुई तो है ऊपर। लेकिन वहाँ पे देखो रीस्टोर इकोनॉमिक टाइज को करना है तो यहाँ पे रीस्टोर बायलेटरल टाइज होना चाहिए था ना, जो बी ऑप्शन में इकोनॉमिक टाइज ही लिख दिया। ओके, इंडिया शुड मूव टू रीस्टोरिंग बायलेटरल टाइज बाय एक्सेप्टिंग द न्यू एलएसी, बीजिंग वांट्स इंडिया चाइना टू सेलिब्रेट 70 एस्टेब्लिशमेंट, मूव टू रिस्टोर रीस्टोर विदाउट इन्वॉल्विंग, तो हम ना बी के साथ ही जाते हैं, विदाउट इन्वॉल्विंग बॉर्डर इश्यूज। ठीक है, ओके। Why could Masood Azhar not be designated a global terrorist for a long period of time? While the previous Indian regimes believed that being soft to the PLA on border was a sure recipe for a peaceful and tranquil LAC, this was taken as sign of weakness by the Beijing rulers, who time and again tried to change the unresolved line from this valley to this Arunachal Pradesh. Even junior diplomats from China heckled India for referring to Tibet and Xinjiang. Buddhism teacher 14th Dalai Lama was called a terrorist by China, but Pakistani Masood Azhar, a terrorist who has spilled the blood of hundreds, मतलब बहुत सारों को मार दिया, was a religious political activist, as Beijing blocked his designation as global terrorist no less than 4 times. लेकिन उसको ग्लोबल टेररिस्ट क्यों डेजिग्नेट नहीं किया, वाई का आंसर देना है। ओके, ही वॉज सपोर्टेड बाय चाइना दैट ब्लॉक्ड हिज लिस्टिंग एज अ ग्लोबल टेररिस्ट। यस, यही है इसका आंसर, तो कोई एविडेंस नहीं मिला, डिड नॉट सपोर्ट, ही वॉज कंसिडर्ड नो, ही वॉज सपोर्टेड बाय चाइना दैट ब्लॉक्ड हिज लिस्टिंग एज अ ग्लोबल टेररिस्ट, यही ठीक है। देखो स्पिल्ड द बिल का हमें मतलब पता चल गया, ये होगा कॉज्ड सफरिंग और डेथ, बी डी का सेकंड होगा। अब डी का सेकंड दो ऑप्शन में है, स्टेटस क्यू ए का फोर्थ, वेदर वन लाइक्स इट और नॉट, विदाउट चॉइस और कंट्रोल, सही बात है शायद, ए का थर्ड द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। एक मिनट देख लेते हैं स्टेटस क्यू वर्ड कहाँ पे यूज हुआ है, विली निली। मे बी पीएलए एक्सपेक्ट्स इंडियन आर्मी to accept the new normal after looking at the roadmap of New Delhi's relations with Beijing iron brother Pakistan over decades, where India has always come around to the dialogue table after every crisis. Indian resilience is seen as a sign of weakness. While India wants China to restore status quo ante of April 2020 existing state of affairs, या फिर Beijing apparently feels that the Modi government will come to terms with the new normal on LAC and revive ties in the upcoming months, and willy-nilly
एक्सेप्ट द राइज ऑफ, विली निली एक्सेप्ट, विली निली का मुझे मतलब लग रहा है वेदर वन लाइक्स और नॉट विदाउट चॉइस और कंट्रोल। बी का फोर्थ, बी का फोर्थ इस ऑप्शन में है, तो यही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ओके, अब हम अपने मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन एक बार के लिए देख लेते हैं। रिकोशेट, रिकोशेट भाई ये क्या पूछ लिया ये तुमने। RICO, चलो मैं डबल सी के साथ ही जाती हूँ क्योंकि वो दो ऑप्शन में है। अब कुछ मतलब आता नहीं है तो फिर इसी तरीके से निकालना पड़ेगा। रिकोशेट नहीं, रिकोसेट, सी के साथ जाते हैं, रिकोसेट। ओके, फिफ्थ, सम पीपल कुड राइट वेल वाइल अदर्स डिड नॉट। सही, थर्ड में भी एबिलिटी को ही दिखाना चाहिए था। और एक तरीके से मुझे नो एरर भी डाउट हो रहा है। सम पीपल कुड राइट वेल, कुछ लिख पाए, वाइल अदर्स ने नहीं लिखा, वाइल अदर्स डिड नॉट राइट वेल। सम पीपल कुड राइट वेल वाइल अदर्स डिड नॉट। बहुत कंफ्यूजन है। अदर्स डिड नॉट, ओके सी के साथ ही रहते हैं, देखी जाएगी। इंदिरा गांधी हैड ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हर क्रेडेंशियल्स एज ए नेचुरलिस्ट, ये ठीक है, यहाँ पे और कोई वर्ड नहीं फिट बैठेगा। द ग्रैंड फादर वॉज अरेस्टेड फॉर ट्राइंग टू अबैट हिज ग्रैंडसन, अ प्रिजन एस्केपी, और ट्राइंग टू लॉज हिज ग्रैंडसन। ए और सी भी है हमारे पास। ट्राइंग टू इम्बैड, वेट ए एंड बी भी इम्बैड, मे बी वो मैं पास्ट पार्टिसिपल सोच रही थी, वो चीज़ गलत हो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हो। इम्बैड या लॉज, लॉज तो नहीं होगा, सी को हटा दो। वॉज अरेस्टेड फॉर ट्राइंग टू इम्बैड, इम्बैड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आ जाएगा यहाँ पे। ए और बी के साथ जाती हूँ। ओके, इट शुड इंक्रीज आवर कॉन्फिडेंस, एक मिनट इसको रुक जाओ। रिकॉलिंग और रिमेंबरिंग वाला भी, वी आर गुड एट, वी आर नॉट गुड एट रिकॉलिंग, वी आर नॉट गुड एट रिमेंबरिंग। ठीक ही है यार, दोनों सिनोनिम ही तो हैं। ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये वाला क्वेश्चन तो। डी में, जिसको भी समझ आई अच्छे से प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करना। दीज रिक्रिएशंस आर देन रीडिप्लॉयड एज न्यू मार्कर्स ऑफ कल्चरल और क्लास डिस्टिंक्शन, सेडिमेंटिंग बोरोड कल्चरल प्रोडक्ट्स इन द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस टू द पॉइंट ऑफ मिस रिकग्निशन। मिस रिकग्निशन ओनली वन के साथ जाती हूँ मैं इसमें। ओके, ये हमने इतने सोच के किया था तो क्या पता ठीक ही किया हो। सम पीपल कुड राइट वेल वाइल अदर्स डिड नॉट या कुड नॉट, वाइल अदर्स कुछ अच्छे से लिख पाए, वाइल अदर्स डिड नॉट, उन्होंने नहीं लिखा, वाइल अदर्स डिड नॉट। चलो भाई, नो एरर के साथ ही जाते हैं, सबमिट करते हैं टेस्ट को। क्या किया है भगवान जाने, अभी सामने ही आ जाएगा वैसे तो। डोंट अलाउ, सबमिट करो। 99, ओ माय गॉड, कितनी गंदी परफॉर्मेंस दी है, इतने सारे क्वेश्चंस गलत। ओके ओके, ओ ये भी गलत कर दिया, टोन भी गलत है और ये भी गलत है, ये तो गलत होना ही था। इसमें क्या होगा, शी सो एडमेंट इन हर बिलीव्स दैट नो वन कैन। अब मुझे लग रहा है मैंने एडमेंट क्यों नहीं लगाया, बी एंड सी, यस मैंने ए एंड सी लगाया। ओके, मैंने घमंडी सोच के उसको हटा दिया, लेकिन नहीं, आप सबने नहीं किया होगा ऐसा, मैं श्योर हूँ, ऐसी गलतियाँ मैं ही कर सकती हूँ। शी सो एडमेंट इन हर बिलीव्स दैट नो वन कैन चेंज हर माइंड। ओके, रिको, ओहो सही लगा रही थी पहले। ठीक है, रिकोशेट इज अ वर्ब, इट मीन्स टू फ्लाई अवे फ्रॉम अ सरफेस आफ्टर हिटिंग इट। द बुलेट रिकोशेटेड ऑफ द वॉल एंड ग्रेज्ड हिज शोल्डर इज अ वर्ब, इट मीन्स टू फ्लाई अवे फ्रॉम अ सरफेस आफ्टर हिटिंग इट। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन का बड़ा दुख हो रहा है भाई मुझे, पता नहीं क्या ही सोच के। एक मिनट अगेंस्ट का मीनिंग देखने दो। ओ अगेंस्ट मीन्स वेरी शॉकिंग, वेरी फिल्ड विद हॉरर और शॉक। ओके, रिकोशेट मतलब एक सरफेस से टकरा के वापस से हिट कर जाना। क्या है इसमें, सी ही था ना। कुड नॉट, नहीं गई आप फीलिंग्स के साथ नहीं गए तो गलत हो भी गया, वाइल अदर्स कुड नॉट। प्रोज एंड कॉन्स, चलो ये तो अब इन्होंने कर ही ऐसा दिया था,
प्रोज एंड कॉन्स का मतलब है आर्ग्यूमेंट्स उसके फेवर में और उसके अगेंस्ट में। ओके ठीक है, क्वालिटेटिव ठीक है, ओ क्रेडेंशियल्स ठीक है। क्रेडेंशियल्स यूज टू मीन द क्वालिटीज, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस दैट मेक यू सुटेबल टू डू समथिंग। ओके हाँ, डेलिब्रेट ठीक है, जंस लॉन्ग्स होगा ठीक है, आयरन मैन, अ मैन विद ग्रेट स्ट्रेंथ ओनली सी, ठीक है। द ग्रैंड फादर वॉज अरेस्टेड फॉर ट्राइंग टू ओनली, अरे ओनली यही ठीक था ना, आज तो मेरे सारे ही चेंज किए हुए गलत हो गए। ओके, टू एनकरेज और असिस्ट समवन टू डू समथिंग रॉन्ग इन पर्टिकुलर टू कमिट अ क्राइम, किसी को क्राइम में हेल्प करना। इम्बेड क्या होता है? ओ इम्बेड टू फिक्स समथिंग फर्मली डीपली इन समथिंग एल्स, वो एम्बेडेड फिगर होती है ना, वही है इम्बेड का मतलब, किसी को किसी चीज़ में फिट करना। लॉज मतलब टू मेक और बिकम फर्मली फिक्स्ड और एम्बेडेड इन अ प्लेस, लॉज भी वही, किसी को कहीं पे फिट करना है। ओके, पुटअप एक बार देख लेते हैं, पुटअप क्या है? पुट ऑन तो पहनना होता है, पुट ऑफ डिले करना, पुट आउट तो बुझा देना, पुट अप मीन्स कंस्ट्रक्ट और इरेक्ट समथिंग, कुछ बनाना, निर्माण करना। द चिल्ड्रन पुट अप पोस्टर्स ओके ऑन द क्लासरूम वॉल्स, ठीक है। वी शुड प्लान आर लीजर केयरफुली, द एक्टिविटी ये गलत हो गया। वी शुड चूज सम इंटरेस्टिंग यूजफुल एक्टिविटीज, एक्टिविटी वी चूज शुड मेक अस हैप्पी, वी शुड देन वर्क एट इट। फर्स्ट सेंटेंस इज द थर्ड सेंटेंस, एक मिनट। ओके ये तो मुझे ऐसे फिट करने, ओ माय गॉड ये क्या बात हुई यार। तो ये थर्ड सेंटेंस हमने फिट तो बिल्कुल सही किया, ऐसे ही फिट किया था ना। वी शुड प्लान आर लीजर केयरफुली, वी शुड चूज सम एक्टिविटीज, एक्टिविटी वी चूज इट शुड इंक्रीज आर कॉन्फिडेंस। अरे यार ये तो मैंने कनेक्ट सही किया, लेकिन इसको मार्क करने में मैंने जो थर्ड बोला वो मतलब इनके अकॉर्डिंग फोर्थ है, ये मुझे हल्का सा आया भी था माइंड में, पर इनको ये बोलना चाहिए ना थर्ड सेंटेंस आफ्टर क्यू, ऐसा कुछ बताना चाहिए था ना। ये क्या बात हुई, अच्छे से जंबल करके भी क्वेश्चन गलत करवा लिया। ही प्रेफर्स कॉफ़ी टू टी, ओ ये क्वेश्चन गलत हो गया। क्या है जी इसका आंसर? हमने लगाया था विसिट्यूड सब्लाइम ब्यूटी, ओ में रखा इमर्ज इन द वाइल्डरनेस, डी को एलिमिनेट किया था शायद, है ना। ए बी सी, ई ए बी सी लगाया था शायद, ए बी सी डी भी होगा। डी में क्या था? द टीचर सेंटेंशियस रिमार्क, सेंटेंशियस का मतलब देखना पड़ेगा। ओके पॉम्पस और अफेक्टेड मैनर में बोलना, तो यार कोई चीज़ पॉम्पस बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है तो उसका डल से तो कोई मीनिंग ही नहीं है। ही सेंटेंशियस स्पीच बोर्ड द ऑडियंस, ओके। गिवन टू मोरलाइजिंग इन अ पॉम्पस और अफेक्टेड मैनर में बोलना। एटाविस्टिक क्या है? रिलेटिंग और करेक्टराइज्ड बाय रिवर्जन और टू समथिंग एंशियंट और एंसेस्ट्रल, पूर्वज, ओके। हिज एटाविस्टिक इंस्टिंक्ट्स emerged in the wilderness, एटाविस्टिक। सबलाइम विसिट्यूड्स चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस और फॉर्चून, उतार चढ़ाव लाइफ के, वो बात ठीक है। रेक्लूसिव सॉलिटरी हो गया। रेक्लूसिव जॉयफुल तो नहीं हो सकता था, ये तो हमने देख लिया था, ये तो एलिमिनेट कर दिया था हमने, लेकिन डी नहीं कर पाए। सेंटेंशियस बोरिंग होगा, ओके जी। अरे यार ये भी गलत कर दिया क्या? एज वेल एज के साथ भी नहीं होगा क्या? एज वेल एज अलोंग विद इन एडिशन टू एंड ऑल्सो, ओके जी ठीक है, हो जाता है कभी कभी। बड़ी बेवकूफ़ियाँ की हैं वैसे आज तो। चलो ठीक है, बाकी की चीज़ें तो कुछ तो ठीक हुई। ओके ये क्वेश्चन भाई बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है मुझे तो, इसका आंसर ही देख लेती हूँ डायरेक्ट क्या है। ओनली वन गलत है, बहुत सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड बहुत सेकंड एंड थर्ड। अंडरस्टैंडिंग एंड डिसअपियरेंस, एक बार इसका मीनिंग दिखाओ तुम, यहाँ पे क्या होगा? मिस रिकग्निशन फिट्स वेल एज इट डिनोट्स अ सोर्स ऑफ डेंजर और हार्म विच अलाइंस विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, पोइजिंग पोजिंग रिस्क। फॉरेस्ट फायर कहाँ से आ गया इसमें? ये क्या है?
These recreations are then deployed in new markers of cultural or class distinction, sedimenting borrowed cultural products in the collective consciousness to the point of misrecognition. चलो मिसरिकग्निशन ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डिसअपियरेंस नहीं होगा। ओके, कि जो हमने कल्चरल चीज़ें बाकी कल्चर से उठाई हैं, वो मतलब उनका एक रेंज बताया हुआ है, फ्रॉम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस टू द पॉइंट ऑफ मिस रिकग्निशन, कि एक तरफ तो वो चीज़ है कि हम दूसरे कल्चर को रिकॉग्नाइज ना करें, और एक तरफ है कि हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ सबको रिकॉग्नाइज करें। ठीक है, इन दो चीज़ों के रेंज के बीच की बात की गई है। ठीक है, सेटिस्फाइड नाउ, ओनली वन ही, अंडरस्टैंडिंग डिसअपियरेंस नहीं। भाई ये कैसे गलत हो गया यार, रिफ्लेक्टिव क्रिटिकल, रिफ्लेक्टिव, अरे भाई नहीं। द पैसेज रिफ्लेक्ट्स ऑन द इवोल्यूशन ऑफ मॉरल ट्रेडिशन, कैसे इवोल्व हुए हैं चाइना में और उनका क्या इम्पैक्ट है मॉडर्न सोसाइटीज़ पे, इस पे रिफ्लेक्ट करता है। इट डिस्कसेस हाउ ओल्डर वैल्यूज परसिस्ट इवन इन मॉडर्न कैपिटलिज्म, मेकिंग द टोन इंट्रोस्पेक्टिव। फिर हम एनालिटिकल भी तो इसी को बोलेंगे ना, एनालिसिस ही तो था ये। ओके, रिफ्लेक्टिव मैंने सोचा कि जहाँ पे सिर्फ ऑथर ऐसे अपने पर्सनल व्यूज़ दे, वो वाली चीज़ नहीं है, कि वो किसी चीज़ की चाइना की हिस्ट्री के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब प्रकाश डाल रहा है एक तरीके से उसके इवोल्यूशन के ऊपर, ऐसे खोल खुल के बात कर रहा है बिल्कुल, तो वो भी रिफ्लेक्टिव ही है। ठीक है भाई, एनालिसिस में मे बी थोड़ा ज़्यादा प्लस माइनस के पॉइंट्स के बारे में ज़्यादा हाईलाइट होता हो, तो ये टोन रिफ्लेक्टिव है। ओके, बाकी तो हमारे ठीक हैं सारे। देखो, अब फर्स्ट क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होना चाहिए था, शायद मैंने थोड़ा कम टाइम लिया, एक बार और सोचना चाहिए था अगेंस्ट के बारे में। अगेंस्ट इतना भी मुश्किल वर्ड नहीं था। और एडमेंट और रेजोल्यूट, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं देखे अच्छे से, आई थिंक बी एंड सी। ये क्वेश्चन, इसमें भी मैं वही उस पे गई ना कि दो में है वो डबल सी, हो गया ना ये गलत। नहीं तो पहले मुझे रिकोशेट बी ही ठीक लग रहा था देखने से, तो इसमें भी पता नहीं क्या ही सोच के चेंज किया। अबैट, अब ये तो इम्बैड का मीनिंग नहीं मालूम था, बस ऐसे ही लगा दिया, नहीं तो अबैट पे ही था हमारा मार्क फॉर रिव्यू। ओके, हाँ ये नहीं आता था बिल्कुल भी, सेंटेंशियस, और ये तो करके भी ठीक अरेंज करके भी गलत कर दिया, ये मैं मेरी गलती मानती हूँ। एज वेल एज के साथ भी जो नियरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग लगेगा। ओके, रिफ्लेक्टिव होगा। ओके, तो आपने भी जो मिस्टेक्स की हों इस मॉक में एक बार डिस्कस करना, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है या फिर आपने देख ही लिया मुझे कहाँ कहाँ डाउट था, तो अगर कुछ भी आपको क्लैरिफाई करना है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप एलिमिनेशन से ही इंग्लिश को अटेम्प्ट करें। ये जितना मुश्किल मॉक ये था, इतना तो मुश्किल नहीं आने वाला आई थिंक, बट कुछ नहीं, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमें हमेशा अपनी सेंस पे जाना चाहिए, मैं तो आपको यही बोलूँगी। जिस चीज़ की आपको ऐसे अंदर से पूरी फीलिंग आ रही है कि यही इसका आंसर है, आपकी कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए और उस कॉन्टेक्स्ट में फिट होते हुए, तो आप उसी के साथ जाइए हमेशा, ठीक है? ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।